बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कार्रवाइयाँ जारी रही। रिलीफ का काम जारी रहा, जिसमें वफाकी हुकूमत, NDMA, सूबाई हुकूमत और पाक फ़ौज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए खुसूसी हदायत भी जारी की, जबकि पाक फ़ौज ने अपनी एक दिन की सैलरी और एक दिन का राशन जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़िया पर सोग भी बनाया गया और सूबे भर में कौमी परचम सरनगू रहा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 17 अगस्त से बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होने को है और महकमा मौसमियात ने ना सिर्फ इसकी पेशीन गोई कर दी है, बल्कि PDMA ने पंजाब भर में इंतज़ामिया और इदारों को भी हाई अलर्ट कर दिया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस मौजू पे बात होगी, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के क्या नतीजे निकले और इससे भारत के लिए मज़ीद क्या क्या मुश्किलात पैदा होंगी। और इसके अलावा फिर इस पर भी बात होगी कि पाकिस्तान ने जो बाबर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, इससे हमारा दिफा मज़ीद कितना मजबूत होगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में मादनियात की कानकनी के मुस्तकबिल को किस तरह से रोशन और ताबनाक बनाया जा रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की हदायत पे NDMA ने सियासती एडवाइजरी जारी कर दी और यह भी कहा जा रहा है कि अगर मामला मज़ीद बिगड़े तो शायद इन इलाकों में सियासती पाबंदियाँ भी आयद कर दी जाएँ। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब इख्तियार वली खान साहब। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि पूरी दुनिया सियाहत से अरबों रुपए कमाती है। आप देखिए हमारे हमसाए में तुर्की जो है वो सियाहत से कितना, बाकायदा एक इंडस्ट्री है, वहाँ कितने लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो इलाके हैं भी जहाँ लोग जाते हैं, हम लोग वहाँ पे डेवलपमेंट करने की बजाय, वहाँ पे कुछ सहूलतें देने की बजाय, कोई हिफाजती इंतज़ामात करने की बजाय अब फिर पाबंदियाँ लगाने पे सोच रहे हैं। तो आप नहीं ये समझते कि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी, कहीं ना कहीं ये हुकूमतों की नाकामी ज़रूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, सयाहत पर तो आप पाबंदी खैर लगा ही नहीं सकते हैं। तो वो तो सिर्फ उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में कहा कि जब तक ये जो ऑपरेशन जो चल रहा है रेस्क्यू करने का, लोगों को रिहेबिलिटेट करने का, तो तब तक वहां पर पाबंदी फिलहाल लग जाए। वो उसके उनके कहने का मकसद ये है। हाँ, दूसरी बात ये है कि हमने एज इंडस्ट्री और प्रोफेशनली हमने सियाहत को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया। हालांकि आपको याद होगा इमरान खान साहब गए थे, उनकी हुकूमत थी 2013 में जब खैबर पख्तूनख्वा में आई थी, तो वो कुमराट गए थे, दीर की एक वैली में, वादी कुमराट में, और वहां से उन्होंने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा को टूरिज्म के लिए खोल रहे हैं। बट वो भी खाली खुली नारा क्या, बल्कि वो करप्शन के लिए एक नया एक उसकी दुकान खोल दी गई। जितने सरकारी बिल्डिंग्स थे, रेस्ट हाउसेस थे, उनको सरकारी तहवील में लेकर टूरिज्म के लिए खोला गया, लेकिन वो अपने ही पार्टी के लोगों को ठेके पे दे दिया। तो उसमें से उन्होंने उस टूरिज्म को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों को सपोर्ट किया। तो मेरे ख्याल में टूरिज्म तो है, उसको बंद आप कर नहीं सकते हैं, बंद करना मुमकिन नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर आप फैसिलिटेशन करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत सैलाब ज़दगान की रिलीफ के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मुकामी हुकूमतों की किस तरह से मदद कर रही है? अच्छा जी, सबसे पहले तो इनिशियली मतलब उसके जो जो SOPs हैं वो तो अब बन रहे हैं, लेकिन इनिशियली जो वजीर आजम ने कल मेरी नॉलेज में जो बात आई थी, तो उन्होंने डायरेक्टर जनरल NDMA जनरल साहब को बुला के उनके साथ मीटिंग की तफसीली, और सारा उन्होंने उनको कह दिया कि इनिशियली आप दवाइयाँ, खुराक, राशन, खेमे,
ये सारी चीजें जो है तो वो वहां पर पहुंचा दें और उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर मरियम नवाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कह दिया कि पंजाब कि अवाम पंजाब की हुकूमत की तमाम जितने वसाइल हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए हाजिर हैं। उस पे पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब उसका तरीक़ेकार क्या होगा, तो मेरे ख्याल में वो वाज़ेह हो जाएगा। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जब आपस में बैठेंगे तो उसका जो फिर एसओपी होगा और द वे ऑफ डिलीवरेंस होगा उसको फिर फाइनलाइज कर जाएगा। तो अच्छा कोशिश करेंगे कि उसमें अच्छा इख्तियार साहब, कम से कम हाथ इन्वॉल्व हो और पब्लिक तक उसका जो असर है, रिलीफ है, वो अच्छा पहुंचे। अच्छा इख्तियार साहब, आप क्योंकि खुद खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आप तो जानते होंगे कि इतना बड़ा जो सानहा बल्कि सानहे रूनुमा हुए उनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है कि उस पे तो हम मतलब सारा बोझ डाल ही नहीं सकते हैं कि बस जी क्लाइमेट चेंज है तो बस मैं तो बरी जमा हो जाऊं। यस, होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के सिर्फ हम अकेले विक्टिम थोड़ी हैं। क्लाइमेट चेंज सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में थोड़ी है, ये तो दुनिया भर में। ये बादल तो कब किस जमाने से फटते आ रहे हैं, बादल फटते हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, लेकिन उसके नीचे जमीन पर जो अशरफुल मखलूकात हुकूमत बना के बैठे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। वो फिर उनका मैनेजमेंट, उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, 1122 जैसे इदारे, सिविल डिफेंस जैसे इदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इवन विलेज काउंसिल तक की एडमिनिस्ट्रेशन का एक निज़ाम जहां पे मौजूद हो, तो वो कहाँ खड़ा है? मतलब हमने स्वात के सानहे से, वो सानहा हम पे गुजर गया, लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं कि वहां पे हमें ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। अब देखिए, कल ये मेरे ख्याल में दिस वाज द हाइट ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी एंड वेरी रॉन्ग डिसीजन टेकन, जब आपको बता दिया गया कि मौसम ठीक नहीं है और उसके बावजूद आपने उनको बोला कि यार सोशल मीडिया पे लोग फिर हमारी ट्रोलिंग करते हैं, आप हेलीकॉप्टर उड़ाएं और आप चले जाएं बाजोड़। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसमें 5 बंदे जो रेस्क्यू की टीम थी वो भी मर गई, शहीद हो गए बेचारे, और जो हेलीकॉप्टर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वो भी तबाह हो गया। अच्छा तो सर, मतलब विजन होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए। इख्तियार वली खान साहब, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि मौसमियाती तब्दीली जो है उससे तो ये वाक़यात होते हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है कि जहाँ पे इसके असरात बहुत शायद ज़्यादा शदीद हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ उस तरह से डेवलपमेंट भी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जब ये आम हो रहे हैं इस तरह के वाक़यात, तो फिर हुकूमत ने क्या मनसूबाबंदी की है? आपको सूबाई हुकूमत की कोई ऐसी मनसूबाबंदी नज़र आती है या वफाकी सतह पे इस तरह का कोई काम किया जा रहा है? ये सूबाई हुकूमत जो है ना, उनकी मनसूबाबंदी बड़ी निराली है, बड़ी मुनफरिद है। वो हर सानहे के बाद दूसरे सानहे का इंतजार करते हैं और ऐसे सानहात में जैसे ये अभी हुआ है उनके लिए एक अलग, मैं इस मौके पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, तनकीद भी नहीं करना चाहता, लेकिन गुफ्तगू है और वो उस तरफ जा रही है कि वहां पर वो ऐसे हालात से यहाँ पर अब करप्शन का एक नया बाजार खुल जाएगा। राशन आएगा वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, पैसे आएंगे वो लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, रॉ मटेरियल आएगा बिल्डिंग का वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। 25% भी अगर पहुंच जाए तो ये बड़ी बात है। बाकी ये सारे इधर बाजारों में पीछे मैंने चीजों को 3 साल पहले जो सैलाब आया था 2022 में अगस्त, यही दिन थे, तो उन दिनों में भी हमने देखा कि यहाँ पर जितना फिर राशन का और इमदादी सामान था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों के घरों में, उनके हुजरों में और उनके गोदामों में घुस गया। और ये आपको पता है कि इस तरह का रिलीफ का सामान और रिलीफ के जितना भी गुड्स होते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल, खाने की शक्ल में हो, कोई और शक्ल में हो, वो जब किसी के हुजरों में और उनके जाती गोदामों में घुस जाते हैं वो फिर लोगों तक नहीं पहुंचता, वो बाजारों में फिर जाके बिकता है। तो यहाँ पर सानेहा सवात कह लें, यहाँ पर आप सानेहा कुरम कह लें, बाजोड़ कह लें, आप वजीरिस्तान कह लें, धमाका कह लें, खुदकश कह लें, बनु जेल का टूटना कह लें, जो
वाकया है उसको ले लें, जितने वाकयात होते हैं उसके बाद फिर एक और डिजास्टर का इंतजार किया जाता है। देयर इज नो पीपल विद द विजन, विद द डिसीजन मेकिंग पावर के उनके पास इतनी अथॉरिटी, इतनी अकल हो कि वो लोग यहाँ बैठ के कोई पॉलिसी बना सके। हाँ साहब, ये आपकी अगर सारी बातें भी दुरुस्त तस्लीम कर ली जाएं तो फिर आखिर क्या वजह है कि 3 दफ़ा मुसलसल क्यों फिर केपी के अवाम उसी हुकूमत को मुंतखब कर रहे हैं? जज्बाती नारे देखिए, एक तो 2013 में जो हुकूमत बनी थी वो टोटली इनकी वो फेक मैंडेट था, तब्दीली आई नहीं थी, बल्कि तब्दीली को रोशनास कराने के लिए तब्दीली वाज बीन इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा को एक तजर्बागाह बनाकर यहाँ पर तब्दीली को लाया गया। 2018 में जब ये तब्दीली आई थी, ये आई नहीं थी, ये लाई गई थी बिल्कुल बजोर बताकत। ये मैंडेट जो था वो फेक था, वो ऑर्गेनिक मैंडेट था नहीं। फिर 2024 का जो मैंडेट है वो पहले तो कुछ जमातें कहती थी कि 18 का मैंडेट इनका जाली था, लेकिन आज का जो इनका मैंडेट है 2024 8 फरवरी का, वो तो मुस्लिम लीग नून क्या, जमात इस्लामी क्या, JUI क्या, ANP क्या, MQM क्या, यू नेम इट, आफ्ताब शेर पाओ साहब की कौमी वतन पार्टी जो है वो भी ये समझते हैं पाकिस्तान पीपल, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब इस नुक्ते पर इत्तेफाक करते हैं कि द ऑर्गेनिक जो द मैंडेट दे आर हैविंग इन खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक और प्योर मैंडेट बाय द पब्लिक। बहुत शुक्रिया जनाब इख्तियार वली खान साहब। नाज़रीन, आपने इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त इस सेगमेंट में गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज़ महमूद मलिक साहब, जो कि दफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान ने क्रूज़ मिसाइल बाबर का कामयाब तजर्बा कर लिया है, और अब इस तजर्बे के बाद पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया कि जो ज़मीन से, समुंदर से और फ़िज़ा से, तीनों जगहों से एटमी हथियार दागने की सलाहियत रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद अब हमारा जो दिफा है वो मज़ीद कितना मजबूत होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस पे आपको भी और पूरी कौम को मुबारक, क्योंकि जिस तरह के हमारी इन्वायरमेंट हैं, हमारे ख़ास तौर पे भारत के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं, और जिस तरह भारत इस खिते में अमन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देता, उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपना दिफा मजबूत करें। और ये जो तजर्बा जिसकी कामयाबी की आप बात कर रहे हैं, ये उसी सिलसिले की एक इंतहाई शानदार कड़ी है। जहाँ तक इसका सिग्निफिकेंस का ताल्लुक है जी, ये जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक वेपन्स की, तो उसकी डिलीवरी के 3 ही जो है उसके जो है ना शेड्स होते हैं, या 3 आप एरियाज कह लें। एक मिसाइल जो सरफेस लॉन्च मिसाइल होते हैं, सरफेस टू सरफेस, या एयर लॉन्च, या फिर सी लॉन्च। तो अगर किसी कौम के पास न्यूक्लियर पावर के पास ये तीनों कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हों, तो हम ये कहते हैं कि उनके पास ये एक ट्रायड जो है डेटरेंस वो मौजूद है। क्योंकि जंग जब शुरू होती है तो फिर उसके बाद आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, तो दुश्मन उससे डरते हुए फिर जो है वो कई बार सोचता है कि वो पहला अटैक करेगा तो उसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा। और अगर अब आपके पास ये लेकिन मलिक साहब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब क्योंकि बाबर मिसाइल के बाद तो पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का हामिल हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि इस अहम पेशरफ्त से अब अगर इसको परसेंटेज में देखें तो आप क्या समझते हैं कि कितनी मजबूती होगी? देखिए, परसेंटेज में इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। देखें, दुनिया में
जो एटॉमिक या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की हिस्ट्री है वो तकरीबन जो है वो कुछ 70 साल पुरानी है। 1945 में जो पहली बार अमेरिका ने ये कैपेबिलिटी हासिल की तो उस वक्त अमेरिका ने इसको इस्तेमाल भी किया और हमने देखा कि उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जापान के 2 बड़े शहरों पे ये बॉम्ब इस्तेमाल किए। उसके बाद जब दूसरे ममालिक ने भी ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली तो वो फिर एक तरह से ये जो वेपन्स हैं या ये कैपेबिलिटी है ये एक डेटरेंस के वेपन बन गए। यानी ये समझा जाने लगा कि ये बजाय जंग का एक इंस्ट्रूमेंट होने के ये 2 फरीकों के दरमियान ये एक अमन की ज़मानत है। तो इसलिए उसके बाद से असूली तौर पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को या स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी जिसे हम कहते हैं इसको एक डेटरेंस का वेपन समझा जाता है। ये कोई वेपन ऑफ चॉइस नहीं है जंग में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा मलिक साहब, इसकी जो तबाही है वो इतनी ज़्यादा है। मलिक साहब ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है ना कि इस खौफ से ही दुश्मन दुबक के बैठा रहे कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, लिहाजा वो कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश ही ना करे। अच्छा बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जो रॉकेट फोर्स कमांड बनाई है उससे इंडिया में बड़ी थरथल्ली मची हुई है, बल्कि इसराइल भी उसकी मदद को आ गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है मोदी की इन तैयारियों का इसराइल के साथ जो मिलके कर रहा है, आप क्या समझते हैं इससे क्या नतीजा निकलेगा? देखें जी, वो तो काफ़ी अरसे से इसराइल के साथ उनका नेक्सस है। वो उनके लिए उनको इक्विपमेंट भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको ऑपरेशनल सुपरवाइज भी करते हैं। तो वो तो उनका तो जाहिर है वो उनका अपना एक चॉइस है और चूंकि उनका इंटरेस्ट कॉमन है, उनके दोनों ही मुसलमानों के दुश्मन हैं और दोनों की आंख में पाकिस्तान खटकता है क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है और एक माशाल्लाह दुनिया की बड़ी फ़ौज और एक बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज का हामिल मुल्क है। और फिर हमारा 25 करोड़ अवाम जो हैं वो खड़े हैं अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे। तो और एक ऐसा मुल्क जो बना ही इस्लाम के नाम पे हो, ऐसे मुल्क से उनका खाइफ होना और उसके बारे में दिल में जो है वो एक नेगेटिव जो है ख्याल रखना, वो कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन सर ये हमें ये देखना है रॉकेट फोर्स कमांड से इतना खाइफ क्यों है इंडिया? देखिए जी, अब देखिए होगा क्या जब ये एसेट्स तो हमारे पास पहले ही हैं और ये एसेट्स मोस्टली हमारे अपने इंडिजिनस या लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो अब हम जब इसको मेन आर्मी की कमांड से एक अलग इसको कमांड आर्टिकुलेशन इसकी हो जाएगी तो एक तो उसका ऑपरेशनल कंट्रोल ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर इसका जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी डिप्लॉयमेंट में और जंग की सूरत में इसकी एम्प्लॉयमेंट में इसमें जो है प्रोफेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा मलिक साहब, तो जाहिर है अगर हमारे मलिक साहब ये फरमाइएगा, बढ़ती है, मलिक साहब ये फरमाइएगा कि इंडिया ने अब दोबारा फ्रांस से मुआहदा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिस मुआहदे के तहत वो मज़ीद राफेल तैयारे हासिल करना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले उसने राफेल के साथ किया है उस नाकामी के बाद फ्रांस उसे मज़ीद अपने ये तैयारे देगा, बेचेगा? देखें, अगर हम एक असूली बात करें तो अगर मैंने डिसीजन लेना हो तो मैं तो ना दूं, क्योंकि इन्होंने अपने जो है ना प्रोफेशनल गलतियों की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी, उस एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की मार्केट इन्होंने ख़राब कर दी। लेकिन आप ये देखें कि बहरहाल उनका भी एक मसला है। अभी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि रिसेंटली कोई 1.5 महीने पहले जंग के बाद पेरिस एयर शो हुआ।
तो वहाँ हमारे कुलीग गए हुए थे, उन्होंने बताया कि वो राफेल बनाने वाली कंपनी जो कि फ्रांस की कंपनी है और ये शो भी पेरिस में हो रहा है, उसके ऊपर कोई लोग जो हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और वहाँ वो खाली पड़ा था उनका पवेलियन, जबकि चाइनीज़ पवेलियन पे लोग जो है वो कतार दर कतार लोग जो हैं वो आके चाइनीज़ इक्विपमेंट में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो अब अगर उनके ये सिचुएशन है तो वो भी डेस्परेट होंगे जी, और तो कोई ख़रीद नहीं रहा, तो वो फिर अगर भारत खरीदना चाहता है तो उन्होंने अपना इक्विपमेंट तो बेचना ही है ना। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते हैं कि बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से कोई मुआहदा तो सामने नहीं आया, क्या फिर पेशरफ्त हुई होगी आपके ख्याल में? देखिए जी, ये मेरा ख्याल है कि हम लोग भी बड़ा इस पे क्लोजली इसको ऑब्जर्व करते रहे हैं इंटरनेशनल चैनल्स पे, और ख़ास तौर पे मगरबी और अमेरिकन जो मीडिया हाउसेस हैं। इसके बारे में इनफैक्ट कल जब वहाँ वो ट्रैवल करते हुए जा रहे थे अलास्का प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उन्होंने अपने जहाज़ जो प्रेसिडेंशियल प्लेन है जो है उसका जो USAF-1 है, उस पे उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये तवक्को ना रखें कि इस मीटिंग के फ़ौरन बाद जो है वो सीज़ फायर अनाउंस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने जो इसमें बैक चैनल जो डिप्लोमेसी हुई होगी, उसमें जो टॉकिंग पॉइंट्स बने होंगे, उसमें ये डिसीजन उसमें शामिल होगा कि हम फौरी तौर पे तो सीज़ फायर मुमकिन नहीं है, लेकिन ये उसके लिए एक पेशरफ्त हो सकती है। तो ये 1-on-1 के बजाय उन्होंने एक ग्रुप की सूरत में, डेलीगेशन की सूरत में मुलाकात की है, और फिर उन्होंने इनवाइट भी कर लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को मॉस्को में। तो यानी ऐसा अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो कोई ऐसा नेगेटिव फॉल आउट भी नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब नहीं हुए। लेकिन मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कहा था कि अगर पुतिन के साथ उनके मामला तय ना हुए तो भारत पर मजीद बढ़ा देंगे। अब रूस और अमेरिका के अगर मामला उस तरह से फौरी तौर पर हल नहीं हुए तो क्या आप समझते हैं कि भारत की फिर सख्ती आने वाली है और मोदी और उसके मंसूबे तो फिर भूल जाएंगे? जी, वो अभी तो वही जो उनकी मुश्किलात के जो बादल हैं उसी तरह ही उनके सर पे मंडला रहे हैं जी। अभी क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरह से अलाइन किया हुआ है रशिया के साथ कि अगर अमेरिका डायरेक्टली उनको ना भी पनिश करना चाहे तो वो रशिया को जो है कोर्स करने के लिए, चूँकि ये उनका एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो जाहिर है ये फिर इनके ऊपर भी सख्ती तो रहेगी जी। अच्छा सर, ये जो B-2 तैयारे हैं बम्बार, इनकी फुटेजेस भी सोशल मीडिया पे चल रही है, आप इस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये क्या मामला है? काफ़ी पहले से ही हैं जी, ऑपरेशनल हैं। पहली दफ़े ये जो है गल्फ वॉर में 1990 में इस्तेमाल हुए। बहुत ज़्यादा पे लोड, बहुत ज़्यादा रेंज, स्टेल्थी फीचर और बड़े अपनी तर्ज के वाहिद एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ अमेरिका के पास है, और अमेरिकन उसको जो है जो बड़े इंटरनेशनल ग्लोबल थिएटर्स में वो इस्तेमाल करते हैं। नहीं, लेकिन सर जब इनकी मुलाकात हुई है उस वक्त जब ये रेड कारपेट पे चल रहे थे, उस वक्त भी ऊपर जो है ये जदीद तरीन B-2 बम्बार तैयारे जो हैं वो उनके ऊपर फ्लाई कर रहे थे। इसकी क्या खास वजह थी या सिर्फ रोब डालने के लिए किया था? देखिए, मैं इसके बारे में टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई इसमें नॉलेज नहीं है जी, मैं इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन देखिए, इस तरह की चीज़ें रोब डालने वाली तो कोई बात नहीं होती जी। मतलब जब कोई आपके मुल्क में आ रहा है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होती, बल्कि जो अलबत्ता ट्रेडिशनली एक एस्कॉर्ट ज़रूर दिया करते हैं वो हम लोग भी, जो बाहर से गैर मुल्की हुक्मरान आते थे हमारे दोस्त ममालिक के, हम भी उनको उनके जहाज़ों को जो है फाइटर एस्कॉर्ट देते रहे। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरे पास चूँकि कोई मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकूँगा। अच्छा सर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं ज़ेलेंस्की,
उनको बुला लिया अमेरिका के, आप आ जाएं ज़रा, उनसे भी अब मुज़ाकरात करेंगे। तो आप क्या समझते हैं जो बातें प्रेसिडेंट की हुई पोटन से, उनकी रोशनी में आगे कोई डिस्कशन होगी? जी जी जी, इसी तरह ही हुआ होगा कि ये जो इन्होंने मज़ीद आगे प्रोग्रेस करने के लिए जो रोड मैप कल एग्री हुआ होगा, उसमें यकीनन ये चीज़ शामिल होगी मेरे ख्याल में, कि उन्होंने अमेरिकन को ये कहा होगा कि आप उनको टेबल पे बिठाएं और उनको ये हमारे प्री कंडीशंस हैं उसकी वो कंप्लायंस वो पहले माने, तो फिर हम जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इजाज़ महमूद मलिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मौजू पे नए मेहमान के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जब से पाकिस्तान में मादनियात के हवाले से खबरें आ रही हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, पूरी कौम ये जानना चाहती है कि ये मादनियात कहाँ पे हैं, कब निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, और पाकिस्तान की मुआशी हालत में कब तक ये पैसे आने शुरू हो जाएंगे कि इस मुआशी हालत को बेहतर किया जा सके। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमने माहिर मादनियात अब्दुल हन्नान साहब को दावत दी है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हन्नान साहब। सर, ये फरमाइएगा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पूरी कौम को योम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए ये कहा है कि वाशिंगटन अहम मादनियात और हाइड्रोकार्बन्स पर पाकिस्तान के साथ ताउन में फ़रोग़ का ख्वाहां है। ऐसी बातें पहले प्रेसिडेंट ट्रंप भी कर चुके हैं। तो आप ज़रा ये फरमाइएगा कि ये मंसूबे जो हैं पाकिस्तान के लिए कितने कारआमद साबित हो सकते हैं, और या सिर्फ बातों और किताबों में रहेंगे, या अमली तौर पर भी ये मंसूबे हमें देखने को मिलेंगे? बहुत शुक्रिया यकूब साहब। देखें, पाकिस्तान का जो मादनी सेक्टर है, मिनरल एक्सप्लोरेशन है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर आपको मैं बताऊं, जो किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो उसके मिनरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। और यही प्रेसिडेंट ट्रम्प और पाकिस्तान में अगर आप पिछले 70 साल की हम हिस्ट्री देखें, हमने अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। मादनियात में अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हो सका जो होना चाहिए था। 2020 के बाद आप देखते हैं कि बेरी गोल्ड जब से पाकिस्तान में आया है, तब से मादनी वसाइल पे धड़ाधड़ काम स्टार्ट हो गया, बहुत से लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। देखें, मादनियात और किसी भी मुल्क के अंदर जो तरक्की होती है ये 1-2 साल की गेम नहीं होती, इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आती है किसी भी मुल्क में, वो 3 चीज़ें लेके आती है। आपके पास एक रिसोर्स आता है, टेक्निकल स्किल आती है, और आपको एक जेवी में, जॉइंट वेंचर में सीखने का मौका मिलता है। इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा माइनिंग का हब है उसमें अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो मार्क रूबियो ने ये जो अनाउंसमेंट की है 14 अगस्त पे, ये बड़ी खुशाइंद है। और इसमें ये 2 सेक्टर्स पे काम करेंगे। एक सेक्टर है हमारा क्रिटिकल मिनरल्स का, जिसमें तमाम मादनियात हैं इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और दूसरा सेक्टर है इसमें हाइड्रोकार्बन्स का, कि जो पाकिस्तान में ऑफशोर रिसोर्सेज हैं या हाइड्रोकार्बन्स में आम लोगों के लिए मैं बताता चलूं, एक हमारे पास कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत बड़ा शेल। अब्दुल हन्नान साहब, अभी आपने रियल अर्थ जो मादनियात हैं इसका जिक्र किया, रियल अर्थ मिनरल्स का, तो ये जो 17 नायाब चीज़ें हैं, ये ज़रा बताएं ये है क्या? आपको मैं बताता हूँ जी, हमारे पास जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो एलिमेंट्स बनाए वो तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं। हम लोग जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें बिल्कुल बॉटम पे 2 लाइंस होती हैं, सीरीज ऑफ लैंथेनाइड्स और सीरीज ऑफ एक्टेनाइड्स। तो ये टोटल 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें 15 के करीब लैंथेनाइड्स हैं और 2 एक्टिनाइड्स हैं, स्कैंडियम और ड्यूट्रियम। ये 17 नायाब मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जिनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। रेयर अर्थ से मुराद ये नायाब भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कुरार्स पे फैली हुई है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो रेयर अर्थ एलिमेंट से मिलके बनी। आपको बताते चलूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, एनवीडिया कार्ड, जिसके पूरी दुनिया में इस वक्त आपको बताऊं $4.7 ट्रिलियन एसेट्स हैं सबसे ज़्यादा, वो भी गैलियम को यूज़ कर रहा है, चाइना इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट दुनिया में 60 से 70% चाइना के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, और अभी वेरी रिसेंटली अमेरिका ने ग्रीनलैंड के अंदर
एक बहुत बड़ा डिपॉजिट है टेनब्रीज का, उसको आइडेंटिफाई किया है। तो पाकिस्तान के अंदर भी हमारी जो पूरी गिलगित बल्तिस्तान है, जीबी है, चित्राल की बेल्ट है, और ये चागी मैग्मेटिक आर्क है, यहाँ पे कुछ जगहों पे कॉपर पॉर्फिरी डिपॉजिट्स हैं, और कुछ जगह पे लिथियम के और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अनासिर हो सकते हैं। ये अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए, लेकिन जब भी फॉरेन कंपनी आती है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोकल वेंडर के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक्सप्लोरेशन होगी, ये पोटेंशियल हो सकता है पाकिस्तान में। तो ये वो नायाब एलिमेंट, और इस वक्त पूरी दुनिया में आपको बताऊं, अमेरिका ने एक फोरम बनाया हुआ है, क्रिटिकल मिनरल फोरम, और ये फोरम पूरी दुनिया में इन क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसमें आपके पास ये निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, इसके साथ साथ ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। एंटीमनी की मार्केट इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में मोर देन $40,000 है। तो ये तमाम एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन इनको हमने फाइंड करना है, और इसको ढूंढने के बाद जब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जेवी करती है अच्छी कंपनीज के साथ, तो वो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर होगी, उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। उसके साथ साथ हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है रिफाइनरिंग का, प्रोसेसिंग का। ये वह टेक्नोलॉजी जो कि नीड ऑफ टाइम है, और पाकिस्तान को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और चाइना ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है, और दे हैव डेवलप्ड वेरी गुड प्रोसेसिंग। अब्दुल हन्नान साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब ने तो कौमी असम्बली में बताया कि 13 कंपनियों को पेट्रोलियम के ज़खायर जो हैं उनकी तलाश के लिए ठेके दे दिए गए हैं। तो क्या मिनरल्स के लिए भी कंपनीज को ठेके दिए गए हैं कि अभी इस पे सिर्फ बातें ही हो रही हैं? ये दो अलग चीजें आपको बताता चलूं। जो 13 न्यू कंपनीज है, ये बेसिकली होता ही है, हर साल या हर 2 साल के बाद जो पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, इनके बिडिंग राउंड्स होते हैं। हमारे जो ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स हैं अप स्ट्रीम में, अपर इंडस बेसन में, ऑफ शोर एंड ऑन शोर, तो अभी ये 13 जो राउंड बिडिंग हुई है, उसमें जो पाकिस्तानी कंपनीज है, जिसमें OGDCL है, माड़ी एनर्जीज है, PPL है, फ्यूल है, और बहुत सी कंपनीज, इसके अलावा टर्किश पेट्रोलियम है, ये लोग इनके और कुछ कंपनीज के जेबी के अंदर भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऑयल के ज़खायर है, वो भी प्रूवन नहीं है। बट आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास रेयर अर्थ, हमारे पास शेल गैस के, टाइट गैस के, और ऑफशोर में ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं माइनिंग सेक्टर में, तो माइनिंग सेक्टर में हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट और PMDC, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा हमारे जितने भी प्रोविंशियल सेक्टर में सैंडक मेटल लिमिटेड है, और इसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनीज है, जिसमें NRL है, FW है। तो इसके साथ साथ फॉरेन कंपनीज में जेवी में बैरी गोल्ड है। इसी तरह अप्रैल में मिनरल समिट हुआ है, इस मिनरल समिट पे बहुत सी कंपनीज ने जेवीज किए हैं, और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट एंड टू कम इन पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से देखिए, ये माइनिंग और एक्सप्लोरेशन ये कोई आसान काम नहीं है। इट टेक्स अ लॉट टाइम। अभी आप सुनो अब्दुल हन्नान साहब, देखिए, आवाम एक सीधा सा जवाब जानना चाहते हैं। जो एक आम पाकिस्तानी का सवाल है, वो ये जानना चाहता है आपसे कि अगर ये माइंस एंड मिनरल्स में हमें कामयाबी हो गई, अगर ये पेट्रोल के ज़खायर निकल आए, तो क्या पाकिस्तान में पेट्रोल वाकई ही सस्ता हो जाएगा? हाँ, ये तो देखिए जी, ये तो एक पूरी लेजिस्लेशन प्रोसेस है, लेकिन जो रिसोर्सेज की बात है पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस के, ये ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। रिसोर्सेज हैं, इसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, और मादनियात की जहाँ तक बात है, और अगर ये देखें, ये अक्सर मैं इंटरव्यूज में कहता होता हूँ, ये कोई 5 साल की बात नहीं है, ये 10-15 साल की बात है, लेकिन अगर ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी तो इसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। एक बेरी गोल्ड की जो लीज है, तकरीबन 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की लीज है, जिसमें 37 साल में जो रेवेन्यू का कैश फ्लो है वो $74 बिलियन का है। अच्छा, जिस वक्त ये कैश फ्लो की बात हो रही थी, उस वक्त जो इसकी जब हम टेक्निकली पूरे एरिया की मॉडलिंग करते हैं, तो हम उसमें एक इनपुट प्राइस डालते हैं, वो थी प्राइस कॉपर की $3। अब वो चली गई इंटरनेशनल मार्केट में यूएस टैरिफ के बाद 5.8, तो इससे ऑटोमेटिकली अराउंड $800 मिलियन का रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। तो जब भी ऐसी चीजें
प्रोडक्शन में आएंगी। असल काम है जब माइनिंग स्टार्ट होगी और प्रोसेसिंग होगी। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी चीज नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। ऐसा मुमकिन है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ये ज़रूर होगा। ये कहना है अब्दुल हनान साहब का। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।